महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड के चुनाव को लेकर पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मांग को ठुकरा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। साथ साथ एक बड़े सर्वे के अंदर हरियाणा में बीजेपी टाटा अलविदा बाय बाय है। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े बताए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रचंड प्रतिरोध के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने माफी मांगना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या भ्रष्टाचार को लेकर जनता माफी देगी या नहीं देगी। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को किस मामले को लेकर नोटिस दिया गया है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और कंगना रनावत के जातीय जनगणना को लेकर विवादित बयान के बाद अब जेपी नड्डा ने की है मुलाकात। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने राहुल गांधी से मांगी है माफी। बताएंगे ऑन स्टेज पर बड़े लोगों के साथ में माफी मांगी गई है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। दोस्तों बताएंगे पत्र में कौन कौन सी बातें कही गई है, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा हर जगह इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, डंके की चोट पर होगा परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में हरियाणा महाराष्ट्र मांगे भ्रष्टाचार का जवाब जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोक पोल के द्वारा एक सर्वे कराया गया है। दोस्तों चुनावी राज्य हरियाणा को लेकर मीडिया वाले खासकर गोदी मीडिया के लोग भ्रम फैला रहे थे और ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर हरियाणा के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों चुनावी राज्य हरियाणा को लेकर लोक पोल ने एक सर्वे करवाया है। सर्वे से पता चला है कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का पहला चुनाव होने जा रहा है जहां पर बीजेपी के खिलाफ एक प्रचंड विरोध देखने को मिल रहा है। दोस्तों लोक पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और इस बार पिछली बार वाला कोई खेल नहीं होगा। इस बार स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को जनता देने जा रही है। दोस्तों आंकड़ा इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे ऑपरेशन लोटस चला ले या ऑपरेशन कीचड़ चला ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। वोट शेयर की बात करें तो 46 से 48% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों 7 सीटों के आंकड़े की बात करें तो 58 से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, यानी 45 सीटों पर सरकार बनेगी और 58 सीटें मिनिमम जनता कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार सर्वे में 30 से कम में आकर सिमटने वाली है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 20 से 29 बताया जा रहा है, जबकि 35% से लेकर 37% के आसपास वोट शेयर रहने वाला है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सर्वे से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी में फाइट रहेगी, जबकि जननायक जनता पार्टी INLD जैसे क्षेत्रीय दलों का भी असर ना के बराबर देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए जाति अहम फैक्टर निभा रही है। सर्वे की माने तो जाट और जाट सिख और जाटव समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट डाल रहे हैं और सत्ता विरोधी लहर भी भाजपा के हार का बड़ा कारण समझ में आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की तमाम तरीके के गोदी मीडिया के जितने भी रिपोर्ट हैं वो सारे फेल होंगे और इस बार बिना इफ और बट के बहुमत की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, तो अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की ओर से इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया जा रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समेत सभी लोग महायुति वाले बैकफुट पर है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच में समन्वय देखने को भी नहीं मिल रहा। सारे नेता अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नौसेना ने बनाई थी। मूर्ति के निर्माण और स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण कारकों जैसे तेज हवा की गति और इस्तेमाल किए गए लोहे की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया था। यह संभव है। उन्होंने कहा था कि समुद्री हवाओं से संपर्क में आने के कारण मूर्ति में जंग लगने के कारण ऐसा हुआ होगा। इसके बाद एक और सहयोगी पार्टी के नेता अजित पवार ने पूरे मामले पर माफी मांगी है। अजित पवार ने इस पूरे मामले पर कोई बयान देने से ज्यादा इस बात पर फोकस किया है कि वो जनता से माफी मांगते हैं, जो घटना हुई है वो गलत है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, जल्द से जल्द वो नई मूर्ति का निर्माण करवाएंगे। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का यह जीता जागता उदाहरण है जो जनता के सामने आ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और अपमान हुआ है तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अजित पवार माफी मांग रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दोनों पार्टी के नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए और तय करना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का भ्रष्टाचार है या फिर ऐसे ही एक तेज हवा के कारण टूट गई मूर्ति का मामला है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी मूर्ति का अनावरण कर रहा है और मूर्ति 7 से 8 महीने के अंदर ही गिर जा रही है तो साफ तौर पर बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा यूनिट को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्ट को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। भाजपा के नेता को जवाब देने के लिए कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या जवाब देंगे इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में जातिगत जनगणना विवाद के बीच में जेपी नड्डा से मिली कंगना रनावत, नीतिगत मामलों पर ना बोलने की नसीहत मिली है। कंगना रनावत ने जातीय जनगणना पर दिया था बयान। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अब मुलाकात करके ऐसे बयानों पर टिप्पणी करने से बचने के लिए कह रहे हैं। हालांकि कंगना रनावत के बयान फिर से सामने आए। दोस्तों बताएंगे और भी क्या कुछ कहा उन्होंने। सासा हरियाणा के असेंबली इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक कॉमन परसेप्शन जो चल रहा है वो ये कि जाट समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे तैसे जाट समाज के लोगों में मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों हालांकि कितना मैसेज बीजेपी भेज पाई है ये बड़ा सवाल है। हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जाट समाज
समाज के वोटों को लेने के लिए तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के साथ में हरियाणा के अंदर भी अलायंस कर लिया है ताकि यहाँ पर जाट समाज का वोट उनको मिल सके। इसी के साथ में गोपाल कांडा की पार्टी के साथ में बीजेपी अलायंस करने जा रही है और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ में भी भाजपा का अलायंस होने जा रहा है। विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ में भी बीजेपी गठबंधन करेगी और इनको 6 से 8 सीटें देगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस हरियाणा के अंदर पहले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बातें करती थी, दोस्तों आज स्थिति यह है कि भाजपा अपने सहयोगियों को भी सीटें देकर मैदान में उतरना चाहती है। 6 से 8 सीटें देकर यह स्थिति लाने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव त्रिकोणीय बन जाए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर कई सारे नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। दोस्तों ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य पार्टियों में पलायन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही रॉकी मित्तल ने राहुल गांधी से माफी मांगते हुए राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए गाना गाया और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो गलत गलत टिप्पणियां की थी, इसके लिए राहुल गांधी से उन्होंने माफी मांगी। उनके गाने के बोल थे, मुझे माफ करना मेरे राहुल भाई। बीजेपी के नेता रॉकी मित्तल ने माफी मांगते हुए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको पार्टी में शामिल करवाया है। इसी के साथ में इंदिरा गांधी के ऊपर बन रही मूवी इमरजेंसी को लेकर कंगना रनावत ने कांग्रेस पार्टी को स्पेशल स्क्रीनिंग देखने की मांग की है। दरअसल दोस्तों फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, इसे लेकर कंगना रनावत जोरदार तरीके से प्रचार कर रही है और ऐसे में उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंगना रनावत देश में पहली ऐसी सांसद होगी जिनका आईक्यू काफी कम है, इंटेलिजेंस काफी कम है। दरअसल उन्होंने कहा था कि हमारे देश को आजादी 2014 के बाद मिली। इसके बाद वो कहती है कि उनकी मूवी ओपनहाइमर की मूवी से भी अच्छी है, यानी दुनिया भर के अंदर पैसा कमाने वाली ओपनहाइमर की मूवी से अपने मूवी को बेटर बता रही थी। इसके बाद उन्होंने गांधी परिवार के लोगों को स्पेशल मूवी की स्क्रीनिंग में आने के लिए कहा है। इमरजेंसी पर बनी मूवी को दिखाने की बातें चल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली निवासी अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने पूरे हादसे का जिक्र किया है। 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इस पूरे मामले पर मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर चिंता जाहिर की गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल नीति के मसौदे को लेकर उस पर तंज कसा है। सवाल किया है कि न्याय मांग रही महिला की आवाज और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार एक नया डिजिटल मीडिया नीति लेकर आई है, मसौदा लेकर आई है। आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर इनके अकाउंट धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपए भुगतान करेगी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों क्या ये लोगों को एक तरीके से रिश्वत देने की कोशिश है? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक बीएलओ को समाजवादी पार्टी का 8 से 10,000 वोट काटने की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा गया है। कहा गया है कि जनपद मिर्जापुर में उपचुनाव वाले क्षेत्र 397 मांझवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम बीएलओ को हटाकर उनके स्थान पर गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त किए जाने के विरुद्ध शिकायत जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों मिर्जापुर के अंदर 397 मांझवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ये पूरी अपडेट है, जहां पर हर बूथ पर पहले जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें बदल दिया गया है। भाग संख्या 50, 93, 166 के साथ साथ और भी कई सारे बूथ है दोस्तों, जहां पर पहले आशिक इकबाल हुआ करते थे, अब बदलकर राजकुमार कर दिया गया है। पहले शकीला हाशमी हुआ करती थी, इसको बदलकर कंचन सिंह कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम को बदलकर कृष्णावती देवी कर दिया गया है। मोहम्मद कासिम को बदलकर लाल बहादुर कर दिया गया। इसी तरीके से ज्यादातर जहां पर मुस्लिम बीएलओ हुआ करते थे उनको बदलकर गैर मुस्लिम बीएलओ बना दिए गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये जानबूझकर किया जा रहा है उपचुनाव को लेकर? पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक उपचुनाव को लेकर आखिर डेट का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा, जबकि 2 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। साथ साथ दोस्तों जगन मोहन रेड्डी को बड़ा झटका लगा है। 2 राज्यसभा सांसदों ने दिया है इस्तीफा, टीडीपी को करेंगे मजबूत। राज्यसभा के दोनों सांसदों ने अपनी सदस्यता छोड़ने की जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी ने बताया है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस्तीफे में कई सारी बातें कही गई है। दोस्तों वाईएसआरसीपी के 2 सांसद जिसमें मेपी देवी वेंकट रमन और बेदा मस्तान राव है। वेंकट रमन को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था 2020 में, जिनका कार्यकाल 2026 तक होने वाला था, जबकि वेदा मस्तान राव का कार्यकाल जून 2028 तक होने वाला था। दोनों अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और ये होना ही था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके राज्य के अंदर वाईएसआरसीपी के कई सारे नेता इधर से उधर भागेंगे। साथ साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा वाला काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पिछले 1 साल से लगातार एक के बाद एक नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है और हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब दिल्ली में भी पार्टी की ओर से ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे नेताओं को दिल्ली में अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इनमें से ज्यादातर नेता आम आदमी पार्टी के लोग हैं। साथ साथ दोस्तों मोदी के
हाथ जो काम लग जाता है वो घटिया निकलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राम मंदिर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हो या फिर समृद्धि हाईवे हो, जिन कामों में मोदी का हाथ लगता है वो घटिया साबित हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तंज कसते हुए वीडियो जारी किया गया है। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने काम पर लगे हुए हैं। देश में जहां पर तरह तरह के मामलों को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है दोस्तों, कई सारे नेता दिन रात केवल भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। यही बड़ा कारण है कि अब उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला लिया दोस्तों। अमेरिका में उनके दौरे को 17 दिनों का रखा गया है, जिसमें यूएस के मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों से मुलाकात करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तमिलनाडु बुलाया जाएगा। उनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की जाएगी। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसा मामला सामने आएगा जहां पर मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जाएंगे। साथ साथ बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का कुनबा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जेडीयू में एक और राजनीतिक पार्टी भारतीय स्वराज मोर्चा का विलय हो गया है। पार्टी के प्रमुख उज्जवल कुमार अपने समर्थकों के साथ पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते नजर आए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा और मनीष कुमार वर्मा मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया लगातार तेज है दोस्तों। भारतीय स्वराज मोर्चा के प्रमुख उज्जवल ने कहा कि मैं आज अपने पुराने घर में वापस लौट आया हूं। जेडीयू के साथ पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं, उन्होंने जेडीयू पर भरोसा किया है। उनको मिलजुल कर काम करना है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी ज्वाइनिंग है। इससे पहले सरयू राय की पार्टी का भी जेडीयू में विलय हो गया था झारखंड के चुनाव को लेकर। साथ साथ दोस्तों, गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2024 की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया, और मोदी अडानी की तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। हाथ में विनिंग मेडल भी दिखाई दे रहा है, अवार्ड दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अडानी के विकास को नरेंद्र मोदी के शासन से जोड़कर निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रिया शिनेट बोली, कहा कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर वॉलंटियर लोगों की ज्वाइनिंग करवाने जा रही है। अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी का वॉलंटियर बनना चाहता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता है, तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक फॉर्म जारी किया है, जिस पर क्लिक करके कोई भी कांग्रेस पार्टी का वॉलंटियर बन सकता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर विद कांग्रेस वाले हैंडल पर यह लिंक दिया गया है, जिस पर जाकर लोग क्लिक करके कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन सकते हैं, उनके न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3.0 शुरू होने वाली है, और उससे पहले का यह पूरा कार्यक्रम है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के कथित जमीन घोटाला पर सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी का बैंक स्टेटमेंट मांगा, ताकि कथित तौर पर गलत संपत्ति दस्तावेज बनाकर रांची में भारतीय सेना की 4 एकड़ जमीन की बिक्री से संबंधित वित्तीय लेन देन का पता लगाया जा सके। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी कथित जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी है। कुल मिलाकर दोस्तों, आज तक पता ही नहीं चला, कोई सबूत ही नहीं मिला झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन इसके बावजूद उनको जेल में रखा गया था। और अब कोर्ट की ओर से फिर आरोपी का बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, ताकि घोटाले को लेकर अगर कुछ हुआ है तो पता चल सके। साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे नेताओं में बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। बीजेपी के कई सारे नेता अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के बड़े चेहरे को लेकर कंपटीशन चल रहा है। हेमंत विश्व शर्मा जहां पर एक और लगातार विवादित बयान दे रहे, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी होड़ में लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही आगे चल रहे हैं, तो तीनों नेताओं के बीच में अब कंपटीशन चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा 3.0 शुरू होने वाला, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच में हेमंत सोरेन कैबिनेट में एक नए मंत्री जुड़ने वाले हैं। चंपई सोरेन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद इनकी जगह बन रही है। रामदास सोरेन मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 11 बजे यानी आज 11 बजे राजभवन के अंदर रामदास सोरेन मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। रामदास सोरेन घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। चंपई सोरेन के साथ साथ उनके भी बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें चल रही थी, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया था। चंपई की तरह रामदास सोरेन भी कोल्हान क्षेत्र के बड़े नेता है। रामदास सोरेन शिबू सोरेन के साथ में झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे। आदिवासी समाज के बीच में उनकी अच्छी पैठ है। पहली बार रामदास सोरेन 2009 में और दूसरी बार 2019 में विधायक बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम की जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको राज्य के अंदर पार्टी देने जा रही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक बयान को लेकर जमकर फटकार लगाई। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को जमानत दे दी थी। रेवंत रेड्डी ने इसे बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी की डील बताया। इस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या आपने अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने यानी रेवंत रेड्डी ने क्या कहा है, उसे पढ़िए। कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती है। ऐसे बयान लोगों के मन में आशंकाओं को पैदा करती है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को लेकर कभी कोई उल्टा नहीं बोला, कभी उनको कोई धमकी नहीं दी। ममता बनर्जी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को धमकाया है। ये सरासर झूठ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के उन जूनियर डॉक्टर्स को धमकाया है जो 21 दिन के हड़ताल पर हैं। ये डॉक्टर्स आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर न्याय की मांग
कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, उनकी मांगों के समर्थन के साथ खड़े हैं। सारी मांगे मानी भी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के द्वारा जो चीजें की जा रही है उसका लगातार विरोध किया जाता रहेगा। असम विधानसभा एक बिल लेकर आई है दोस्तों, इसमें मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया है। इस बिल का नाम असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 रखा गया है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद से मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून राजनीति से ऊपर है, अब हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर बैन लगाना होगा। अब इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखेगा जरूर। साथ साथ विनोद कापड़ी बोले, कहा जीवन भर परिवारवाद का राग अलापने वाले अमित शाह को बधाई देनी चाहिए। उनके सुपुत्र जय शाह ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और कर्मठता के दम पर बीसीसीआई और अब आईसीसी के बड़े पद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने देश को दिखा दिया है कि विशुद्ध काबिलियत के सहारे भी चमत्कार हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों अमित शाह के बेटे जय शाह को पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया, फिर अब यह जिम्मेदारी दी गई है। सवाल तो खड़ा होता है कि परिवारवाद के नाम पर बीजेपी के लोग दिन रात विपक्ष के लोगों को निशाने पर लेते रहते हैं, लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा एक्सपोज हो रहा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले को लेकर शिल्पकार और कंसल्टेंट फरार हो गए हैं। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है, लेकिन क्या चुनाव से पहले गिरफ्तारी होगी, यह बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को सिलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने मणिपुर की घटना पर दुख जाहिर किया है दोस्तों। इसके बाद आईपी सिंह बोले, कहा इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एकजुटता दिखाना चाहिए और ममता दीदी के साथ कोलकाता में बड़ी मीटिंग और प्रेस वार्ता करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी से हम उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष होकर देश के हालात की समीक्षा करें। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। साथ साथ दोस्तों न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की एक बड़ी सी बिल बोर्ड पर तस्वीर देखी जा रही है, यानी उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि भारी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे भारत के अंदर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरबपति राज ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमानता वाला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि दुनिया भर के अरबपति टैक्स के विचारों को लेकर कई देश एकजुट हो रहे हैं। बड़े बड़े अरबपतियों पर टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन भारत ने चुप्पी साध रखी है। इस पर उन्होंने आगे कहा कि भारत में 2023 में हर साल 5 नए अरबपति बनते थे, लेकिन अरबपतियों की सूची में नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी मित्र शीर्ष पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी का अरबपति राज ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमानता वाला भरा हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में राज्य चुनाव अधिकारी ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने अधिकारियों को 1 अक्टूबर को ही मतदान के दिन तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अपनी तारीख को लेकर मजबूत है दोस्तों, और वो पीछे नहीं हटेंगे। उसी तारीख पर चुनाव करवाए जाएंगे जो तारीख पहले तय की गई थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों के लिए चुनाव को टालने की मांग करने के लिए पहुंची थी। साथ साथ दोस्तों कुमारी शैलजा और सुरजेवाला किसी को टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अब किसी सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। सारे पूर्व विधायक या फिर नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों पार्टी में उम्मीद की जा रही थी कि नए सांसदों को भी मौका दिया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को भी चुनाव लड़वाया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि गुटबाजी और ज्यादा हो जाती, लेकिन पार्टी ने शायद इसी को थामने के लिए सांसदों को चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए रास्ते खुल गए हैं दोस्तों, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा खुद सांसद है, तो भूपेंद्र हुड्डा असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात दिखाई दे रही है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंचे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया की ओर से भी उसी तरीके का एक बयान आया था, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी ममता बनर्जी को लेकर एक तीखी आलोचना कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ममता बनर्जी सरकार को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर कोई ऐसी चीज की जाए तो उसके लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी सरकार के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों को खड़ा होना चाहिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैसेज क्लियर करना चाहिए कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है। ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको न्याय सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि उन्हें लोगों ने चुना है 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए। चुनी हुई मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर एक महिला और 15-16 साल के बच्चे की पिटाई कर रही थी। एक अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हुए, यानी हिटलर शाही करते हुए कमरा बंद करके पीटा जा रहा था। इस पूरे मामले
मामले पर सोशल मीडिया पर जब वीडियो सामने आया और अफसरशाही की मानसिकता जब सामने आई, तब लोगों के मन में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों ने जोरदार विरोध किया और इसके बाद मोहन यादव की सरकार की ओर से अधिकारी को निलंबित किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि न्याय जब तक नहीं होगा तब तक मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जीतू पटवारी पहुंचे हैं महिला और उनके बेटे से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं 10 वकीलों की टीम लेकर साथ में आया हूं, फिर भी कटनी पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा पर बिना एफआईआर लिखाए यहां से नहीं हिलूंगा। हमारे वकील कोर्ट से न्याय दिलवाने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सामूहिक तौर पर पीटा गया था। दोस्तों ये काफी बड़ा मामला है और SC/ST समाज से हैं तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। अगर आप भी मानते हैं कि जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत